लेवल पे आएगा जब करके आओगे उसके बाद। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें तैयार भविष्य के लिए नहीं, पुरानी चीजों के लिए कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि किसके लिए तैयार करें, तो डेल जो आप कंप्यूटर बनाती है उस कंपनी का एक डेटा है जो कहता है 2030 में जो नौकरियां होंगी उसमें से 85% नौकरियों को अभी खोजा जाना बचा है। जो ये पीढ़ी है ना सर, मेरी इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा चेंज देखेगी ये पीढ़ी। सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी में रहने वाले हैं जो हमारे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा दुविधा में जीने वाले हैं। इन्हें बड़ा करना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जो वो कर रहे हैं वो खत्म होने वाला है, जो उन्हें करना है वो हमें पता ही नहीं है कैसे करोगे। तो हमें कुछ नई चीजें उनको देनी होंगी जिससे जो भविष्य के लिए उन्हें तैयार कर सके। वो क्या होंगी मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। हम सब उन्हें सफल बनाना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं बच्चे की परवरिश अच्छी हो रही है या नहीं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है या नहीं, शिक्षा अच्छी है या नहीं, आप सिर्फ ये देख लो वो स्कूल से आने के बाद खुश रहता है या टेंशन में रहता है, स्कूल जाते वक्त खुश रहता है या टेंशन में रहता है। आपको बस इसी एक चीज से समझ में आ जाएगा कि सही जगह काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो परेशान है, स्कूल में आके बात कीजिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आपको समय देना होगा, हमको समझना होगा। पर हमने क्या करा, हमने शिक्षा को परीक्षा पास करने की एक योजना बना के छोड़ दिया है। तू 8वीं में नंबर ला, 9वीं में चले जा, 9वीं में नंबर ला, 10वीं में चले जा, और ऐसे ही करते करते कॉलेज से बाहर आ जा, और बाहर आने के बाद सिर खुजाना कि अब क्या करें। शिक्षा कंफ्यूजन का नाम है या क्लैरिटी का नाम है? हमारे यहाँ बच्चा जितना ज्यादा पढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा है। तो हम उसको कंफ्यूजन सप्लाई कर रहे हैं या क्लैरिटी सप्लाई कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। मैं आज प्रश्न खड़े करने के लिए नहीं आया हूं, सीधे मेन टॉपिक की ओर चलता हूं। तो सिर्फ मुद्दे की एक बात कहूंगा, हमें अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। अब अप्रोच को बदलना है तो वो अप्रोच क्या है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 1475 की बात है। एक शख्स माइकल एंजेलो, जिन्हें शिल्पकार माना जाता है उस सदी का, बहुत अच्छे पेंटर भी थे, ये बाजार में घूम रहे थे। माइकल एंजेलो साहब एक दुकान के पास पहुंचे, वहां बाहर कुछ पत्थर पड़े हुए थे। वो ऐसे पत्थर को देखने लगे। पत्थर देखते देखते पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया, वो दुकानदार के पास गए, साहब ये पत्थर मैं ले सकता हूं क्या? दुकानदार ने पत्थर को देखा, ले लीजिए। पत्थर लेने के बाद वो कीमत चुकाने गए तो दुकानदार उनसे बोला, ये तो मैं फेंक दिया था, मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ले जाओ। माइकल एंजेलो साहब ने वो पत्थर लिया, मूर्ति के लिए उस पर कुछ हथौड़े मारने लगे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर सी मूर्ति उसमें से बनाई, उस पत्थर की बनाई, जिसमें मां मरियम ईसा मसीह को अपनी गोदी में रखी हुई थी जब उन्हें सूली से उतारा था, वो उसकी मूर्ति बनाई। उस प्यारी सी मूर्ति को लेके वो उस दुकानदार के पास वापस पहुंचे। उस मूर्ति को दुकानदार को दिखाया। दुकानदार हैरान, आपने बनाई? बोले नहीं, ये तो जो आपने पत्थर दिया था उससे है। आपने इस पत्थर को इतना अच्छा शेप दे दिया? बोले नहीं 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 नहीं, ये मूर्ति उस पत्थर के अंदर छुपी हुई थी, मैंने तो ऊपर से अनवांटेड चीजों को हटा दिया। शिक्षा का काम इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर बच्चा अनूठा है, अनोखी योग्यताओं के साथ है, किसी ना किसी क्षेत्र में टॉप पे जाने की क्षमता रखता है। अगर शिक्षा सही है तो उसके ऊपर से अनवांटेड चीजों को हटा दे। हमें हमारी अप्रोच बच्चे को हर क्षेत्र में प्रथम बनाने की नहीं रखनी है। वो किसमें अच्छा है उसमें उसको प्रथम बनाओ, बाकी चीजों का ज्ञान हो। कहना आसान है, अप्रोच थोड़ी सी बड़ी है, डिफरेंट है। तो हम करें क्या? बहुत सिंपल है। जैसा मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बोला, मेरा मानना है हर बच्चा अनूठा है, अनोखा है, कुछ ना कुछ विशेष योग्यताएं लिए हुए हैं, उसका काम करने का, सीखने का उसका अपना तरीका है। अगर बच्चा अलग है तो क्या शिक्षा की एक ही पद्धति सारे बच्चों के लिए चलेगी? शायद नहीं। तो क्लास में 35 बच्चे हैं, तो क्या 35 तरीके से क्लास में पढ़ाया जा सकता है?
वो भी संभव नहीं है। फिर क्या किया जाए? बस यहीं पर नए कॉन्सेप्ट का एक जन्म होता है, जिस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे पहले करा था। और उससे भी ज्यादा खुशी आपको जान के ही होगी कि हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति पूरी तरह उसी पर आधारित थी, जिसपे हम लोग इतने वर्षों तक चलते रहे और हम उसको भूल गए। तो मैं आज आपको कोई नई चीज नहीं बताने वाला, सिर्फ याद दिलाने वाला हूं कि हमारी पुरानी पद्धति क्या थी। तो उस पद्धति में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 9 डिफरेंट इंटेलिजेंस है। हमको बच्चे को 9 के 9 इंटेलिजेंस को नर्चर करने का मौका देना होता है। 9 इंटेलिजेंस कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये हम क्लासरूम में बड़े आराम से करते हैं। तो जब आप उन 9 इंटेलिजेंस को नर्चर करते हैं तो ओरिजिनली बच्चे 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं एक क्लास के, और 3 या 4 तरीके से एक बात को एक क्लास में समझाया जा सकता है। बहुत आसान है। तो करना क्या होगा? सबसे पहली चीज, बच्चों को प्रयोगशाला समझना बंद कीजिए। कोई नया विज्ञापन देखा, किसी 2 बच्चों ने ज्वाइन करा, हमने अपने बच्चे को उसी लाइन में लगा दिया कि ये वाइट है जूनियर कर रहा है, ये बायजू कर रहा है, ये इस स्कूल में जा रहा है, ये उसमें जा रहा है। बच्चे प्रयोगशाला नहीं है। प्रयोगशाला बनाने के चक्कर में हम उसका फायदा नहीं कर रहे, हम उसका नुकसान कर रहे हैं। आपका और हमारा दोनों का एक ही पर्पस है, बच्चे की विशेष योग्यताओं को पहचान कर उसको सक्सेसफुल बनाना, उसकी हिडन क्वालिटियों को पहचानना। अब आप कहेंगे कि अगर आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं तो हमारे पास समय नहीं, घर के बहुत काम रहते हैं। बिजनेस वाले बोलेंगे कि हमारा बिजनेस इतना है, कहां से समय निकालेंगे? यकीन मानिएगा बहुत आसान है। मुद्दे की चार बातें आपको समझनी है जो मैं भी बताने वाला हूं आपके बच्चों के हिसाब से। अब वो बातें क्या है? एक प्रश्न ने मुझे बहुत परेशान करा था। हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो प्री प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल 5 हिस्सों में क्यों बांटी? क्या स्कूल नहीं हो सकता था? मैंने इस प्रश्न को पता नहीं कितने लोगों से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। मुझे डॉक्टर से इसका जवाब मिला। डॉक्टर सर बैठे थे यहाँ पे, भी मुलाकात हुई थी वो, अरे ये सर, एक डॉक्टर से मुझे इसका जवाब मिला। मैं किसी को दिखाने के लिए, मेरे एक मित्र हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उज्जैन के, उसके पास एक बच्चे को ले गया। उसने पूछा डॉक्टर साहब ने, इसने घुटने चलना कब शुरू करा था? उसने जो भी बताया, इसने गर्दन कब होल्ड करी थी, ये बैठा कब था, इसने चलना। तो जब दिखा के हम आ गए तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि, मैंने कहा सर इससे हमें पता क्या लगता है? सर्वर तो नहीं बोला था, मेरा दोस्त है वो, मैंने हर्षू इससे क्या होता है? तो हर्ष ने मुझे बताया कि सर ये बोले निर्मल यार ये हमारे फिजिकल माइलस्टोन होते हैं, अगर इस उम्र तक बच्चे ने ये कर लिया इसका मतलब उसकी ग्रोथ ठीक चल रही है। तो मैंने कहा ये इसी उम्र तक होते हैं क्या? उस दिन मुझे एक बड़ा प्यारा जवाब मिला, 25 साल की उम्र तक के लिए माइलस्टोन्स हैं। तो मैंने बचे हुए साल के कहां गए? मैंने वो ढूंढना शुरू करे। और जो ये शिक्षा पद्धति आपको बता रहा हूं हमारी पूरी उस माइलस्टोन्स पर आधारित है। जब मैं और गहराई में गया तो पता पड़ा हमारे यहाँ ये सारी चीजें हमारे वेद पुराण और इन सब चीजों में लिखी हुई है। तो पूरी शिक्षा जो है 4 चीजों पर आधारित है। पहली उम्र, दूसरी बच्चे की शारीरिक क्षमता, तीसरा उसकी मानसिक क्षमता, और चौथा वो बच्चा किस चीज में यूनिक है। अगर हम इन 4 चीजों को बैलेंस कर लें तो हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अब आप स्लाइड भूल जाइए। अब थोड़ा सा मैं आपको, बहुत देर हो गई टेक्निकल बात करते करते, अब मैं आपको देशी तरीके से समझाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा होता है, हम उसके पास जाते कैसे खिलाते हैं? सबसे पहले अपनी ओर ध्यान दे तो हम क्या करेंगे? उसके सामने कराया आपने, है ना? और जब आप ये करते हो, चुटकी बजाते हो, तो वो बच्चा क्या करता है? जब आप हट जाते हो तो वो यूं यूं करता है। आप उसके सामने जाते हो, कहते हो ताली 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 ताली, आप हट जाते हो वो दोनों हाथ करता है। मुझे एक बात बताइएगा, आपने बच्चे को चुटकी बजाना सिखाया था क्या? आपने ऐसा बोला था कि देख बेटा मेरी तरफ ध्यान लगा, हिलना मत, बात मत करना, मेरी तरफ देख, अंगूठे को 45 डिग्री मोड़।
फिर इस उंगली को भी 45 डिग्री मोड़, दोनों टच हो जानी चाहिए। एक को क्लॉकवाइज घुमा, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो जो आवाज आएगी उसको चुटकी बोलते हैं। ऐसे सिखाया था क्या? नहीं। आप गए, आपने करा, उसने कॉपी कर लिया। आपने ताली बजाई, उसने ताली को कॉपी कर लिया। आपने उसके सामने 50 बार बोला मम्मा ने ये करा, मम्मा ने वो करा, मम्मा को नहीं बोल, उसको समझ में आएगा कि ये मम्मा है। वर्ड का अर्थ कुछ नहीं मालूम है, भाषा कुछ नहीं मालूम है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, वो बच्चा नेचुरल लर्नर है। उसके सामने जिस चीज का एक्सपोजर मिला, उसके सामने जो चीज आ रही है, आपने पानी पिया, उसने पानी पीना सीख लिया। आपने दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोलना सीख लिया। आपने फोन उठाया, उसने फोन उठाना सीख लिया। आपने जो जो काम करे, आपने गाड़ी पे 4 बार हॉर्न बजाया, उसने हॉर्न बजाना सीख लिया। वो नेचुरल लर्नर है बच्चा। दूसरी बात, आप उसको कोई भी चीज दे दीजिए, वो फियरलेस तरीके से सीखता है। आपके मोबाइल में आपको डलता लाख रुपए का है, उसको 2 मिनट नहीं लगते, सारा चला चुलो के देख लेगा और छीना तो फेंक भी देगा। प्रोसेस एकदम फियरलेस, उसकी डर नहीं है, कोई डर नहीं है उस बच्चे में, किसी प्रकार का डर नहीं। तभी तो हम कहते हैं उछालो तो हंसता है, उसमें कोई डर नहीं था। वो नेचुरल लर्नर था, फियरलेस लर्नर था। और इस बच्चे को लाते हम कहते हैं स्कूल में आते ही सिट डाउन, डोंट मूव फ्रॉम योर प्लेस, हिलना नहीं, कहां जा रहे हो? अरे वो बच्चा देखता है जितना ज्यादा उतना ज्यादा सीखता है, उसका तुम देखना बंद कर दिया। वो पूछता है, बोलता है, उसका पूछना बोलना बंद कर दिया। और उसको कह रहे हैं कि बेटा तो दुनियादारी से 50 चीजें मत सीख, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो सीख। ए फॉर, सबके मन में एप्पल आया होगा भैया। अरे आप में से कितने लोग हैं जिसका नाम ए से शुरू होता है? मैं गारंटी से बोलता हूं आपको अपना नाम याद नहीं आया होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि रटा रटा के ऐसा बना दिया हमने, उसकी नेचुरल लर्निंग की प्रोसेस को बंद कर दिया। तो प्री प्राइमरी जिसके बच्चे 2 से 5 साल के हैं, उन बच्चों के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देने की जरूरत है। अब एक्सपोजर देने में हमें डर क्या होता है? बच्चा गिर सकता है, लग सकता है, भैया ये ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर है, हाँ सेल चेंज करके दे दे, जल्दी दे दे। अब ये जो बच्चा फियरलेस लर्नर था, ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब ये घुटने चलने लगा। घुटने चलते ये बच्चा सबसे पहले कहां घुसता है? टेबल के नीचे घुसता है कि नहीं? हाँ या ना? टेबल के नीचे घुसेगा, उसके बाद एक जगह और पलंग के नीचे घुसेगा। जब चलना शुरू करेगा तो सबसे पहले गैलरी में जाएगा, और गैलरी से कहीं भी नहीं देखेगा, सबसे पहले नीचे देखेगा। ये क्यों करता है? वो टेबल के नीचे क्यों घुसा, पलंग के नीचे क्यों घुसा? इतना बड़ा घर है खुला हुआ, वहां नहीं, उसको नीचे ही घुसना है। मैं ऐसे ही सोच रहा था, सही है या गलत मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कम से कम इस विषय में थोड़ा सा सोचा जरूर है। तो मुझे क्या लगा, जब वो पलंग पे था तब वो करवट लेता था, इधर उधर देखता था, तो जो जो चीजें उसको दिखती थी वो तो उसने एक्सप्लोर कर ली। कभी नीचे का उसको किसी ने नहीं दिखाया। जब आप गैलरी में गोदी ले गए तो आपका एक हाथ यहां रहता था कि गिर ना जाए, तो उसे दूर का सब दिखता था, नीचे का नहीं दिखता था। तो जो जो उसने एक्सप्लोर नहीं करा था, उसको वो सब एक्सप्लोर करना है। अब जब वो टेबल के नीचे घुसा, पलंग के नीचे घुसा, तो आपको लगा डर। क्या डर लगा? कि वहां कौन बैठा होगा? क्या बाऊ मैम ने बोला, मैं लिप रीड कर बाऊ। अब ये बाऊ क्या है, हमको किसी को भी कुछ नहीं मालूम, ठीक है? अरे यार गलती तेरी है, तूने झाड़ू नहीं लगाई इतने दिन से नीचे है, तेरे से सफाई नहीं हो रहा, झुक के नहीं बन रहा, प्रॉब्लम तेरी है। डर बच्चे के अंदर बिठा दिया, वहां कौन मिलेगा? बाऊ। अंधेरे कमरे में जाएगा तो वहां कौन है? भूत। बाहर निकल गया तो कौन ले जाएगा? झोली वाला बाबा, अधूरा बाबा नहीं, झोली वाला बाबा। तो डर किसने बिठाया? उसकी फियरलेस लर्निंग की प्रोसेस को आपने फियर से जोड़ दिया, डर से जोड़ दिया। और ये बच्चे का उलझन यहां खत्म नहीं होती। थोड़ा और बड़ा हुआ, रात को उसको सुसु आई तो उसने बोला मम्मा टॉयलेट,
तो मम्मा ने बोला चले जाओ, मम्मा नींद में। तो बच्चा बोलता अंधेरा। तो बोले क्या हुआ? बोले भूत। बोले ये भूत भूत कुछ नहीं होता। अब वो सोच रहा है कि अच्छा भूत कुछ नहीं होता, तो पहले तो आपने ही बताया था। इस उलझन में कौन पड़े, यही कर लो। अल्टीमेटली वो बेचारा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये चीज हुई क्या? इसके बाद भी उलझन खत्म नहीं हुई। ये बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, इसने आके आपसे कोई चीज मांगी, आपने कहा तुम अभी छोटे हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। 15 मिनट बाद इसने पानी का ग्लास मांगा, तो आप क्या बोलोगे? इतने बड़े हो गए, पानी भी अपने आप नहीं पी सकते। अब वो बच्चा सोच रहा है मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं, पहले आप क्लियर कर लो। कंफ्यूजन आपका है, सारा कंफ्यूजन मुझे दे रहे हो, सारी परेशानी हमारी है। अब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, जब उसने क्यों आने चालू हुए, जब उसके क्यों आने चालू हुआ, तो जवाब हमारे पास नहीं था। क्या फालतू की बात करते हैं? उसके प्रश्नों को बंद कर दिया। उसकी जो क्यूरियस था, वो बच्चा जो देख देख के सीख रहा था, उसकी क्यूरियोसिटी को हम लोग खत्म कर रहे हैं। डिसिप्लिन के नाम पे हम उसको यहाँ पे बोल देते हैं सिट डाउन, डोंट मूव फ्रॉम योर प्लेस। क्या बात का डिसिप्लिन है? सबसे पहली चीज हमें ये समझना होगा कि नेचुरल लर्निंग प्रोसेस क्या है। लोग मेरे से कहते हैं कि सर हमारे बच्चों को अभी तक लिखना नहीं सिखाया, हमारे बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है, क्या करो? क्या करेंगे? मैं आप ही से पूछता हूँ, हैंडराइटिंग खराब है, आप क्या करोगे? एक पेज हिंदी का लिख, एक पेज अंग्रेजी का लिख। अरे कभी देखा उसकी उंगली में इतनी ताकत है कि नहीं पेंसिल पकड़ने की? उसकी ग्रिप पेंसिल पकड़ने की। 8 स्टेज होती है लिखने के पहले राइटिंग की। किसी को कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमने कभी बोलेंगे हमें एक ही तरीका मालूम है लिख। मेरे लिए कहते थे ऐसा लगता है कि चींटी को शाही में डुबो के छोड़ दिया पेज पे, ऐसी हैंडराइटिंग है तेरी। एक शिक्षक मिला और हैंडराइटिंग ऐसी हो गई कि पहली लाइन से आखिरी लाइन तक एक जैसी। एक अच्छा शिक्षक, शिक्षा की एक अच्छी पद्धति पूरा जीवन बदल सकती है। मैं तो इस बात का जीता जागता उदाहरण हूं। जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम उस चीजों को समझें, समझने